जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग मेंसुरेशन के तीसरे क्लास में उपस्थित हैं। आज हम लोग देखेंगे सर्कल के बारे में, सर्कल और सेमी सर्कल के बारे में पूर्ण रूप से आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए, मात्र 1 मिनट में क्लास आपका पूर्ण रूप से स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी में जुड़ते जाइए सभी लोग। चलिए कल क्लास की कहानी करते हैं समाप्त करते हैं, शुरू करते हैं। हो जाता है। समाप्त नहीं, शुरू शुरू। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास की कहानी। शुरू हुआ ही नहीं तो समाप्त कैसे हो जाएगा जी। चलिए शुरू करें। पहला टॉपिक सर्कल से। देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि सर्कल होता है क्या। ठीक है, सर्कल यानी कि वृत्त। वृत्त क्या होता है? अनेकों बिंदुओं के मेल से बने कंगन नुमा या चूड़ी नुमा आकृति को वृत्त कहते हैं। फिर से सुनिएगा, अनेकों बिंदुओं के मेल से बने कंगन नुमा या चूड़ी नुमा आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। चूड़ी की आकृति का जो होता है, महिलाएं लोग जो पहनती है चूड़ी या कंगन, उस आकृति का जो होता है वह क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं वृत्त के डायग्राम से। देखिए ये क्या है? वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। वृत्त के बीच में जो है वह केंद्र होता है। केंद्र से वृत्त के सभी दिशा में परिधि की दूरी समान होता है। वृत्त के केंद्र से जो है उसकी परिधि की दूरी सभी दिशाओं में क्या होता है? समान होता है। फिर से सुनिए, वृत्त के केंद्र से सभी दिशाओं में उसके परिधि तक की दूरी क्या होता है? समान होता है। ठीक है, चलिए अब इसका हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़े। ठीक है, पहला पॉइंट, वृत्त के केंद्र से उसके परिधि की दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। वृत्त के केंद्र से उसके परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाता है। जैसे ये वृत्त का केंद्र है, इसके परिधि की जो दूरी है वह क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर या कैपिटल आर से सूचित करते हैं। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या देखा कि केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी, परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाता है। केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, को त्रिज्या कहते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा है कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं जो होता है वह समान होता है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होता है? समान होता है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं, त्रिज्याएं क्या होती है? सभी त्रिज्याएं समान होती है। वृत्त के जितने त्रिज्या होते हैं वह सभी त्रिज्या क्या होता है? समान होता है। ठीक है, इतना चीज आप जान गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट इसका हम समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वह आता है जीवा। ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है हॉट्स का वह है जीवा। ठीक है, जो वृत्त के दूगो बिंदु को चुमेगा वह जीवा कहलाएगा। जो वृत्त के दूगो बिंदु पर चुमेगा या चुम्मा ले लेगा वह क्या कहलाएगा? जीवा। देखिए जो वृत्त के दो बिंदु पर चूमता हो,
जो रेखा वृत्त के दो बिंदु पर चूमता है उसी को क्या कहते हैं, जीवा। जैसे ए और बी क्या है, जीवा है। ए और बी क्या है, जीवा है। ठीक है। उसी तरह से आगे जब बढ़ते हैं तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होता है वह वृत्त का व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। और व्यास जो है वह वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है। ये क्या है, वृत्त का व्यास है। व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। ठीक है, डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या। डी बराबर यानी व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, डी बराबर 2r। वृत्त का व्यास जो है उसकी त्रिज्या का दुगुना होता है। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। यहां से अगर हम r बराबर कहे तो क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। यानी त्रिज्या जो है वृत्त के व्यास का आधा होता है। वृत्त के व्यास में 2 से भाग दे देते हैं तो वृत्त की त्रिज्याएं निकल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़े। अगला जो पॉइंट है वह क्या है, देखिए अगला पॉइंट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट है छेदक रेखा। ठीक है, जो वृत्त के दो बिंदु पर छेद करते हुए निकल जाए उसी को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। देखिए, जो रेखा वृत्त के दो बिंदु को टच करते हुए बाहर निकल जाए उसी को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। देखिए, यही रेखा जो है क्या कहलाएगा, ये छेदक रेखा कहलाएगा। जो रेखा वृत्त के दो बिंदुओं को काटते हुए आगे निकल जाए उसी को छेदक रेखा कहते हैं। तो यह ए बी कैसी रेखा है, छेदक रेखा है। छेदक रेखा है। छेद करने वाला रेखा क्या कहलाता है, छेदक रेखा। अरे छेद करने वाला रेखा क्या कहलाता है, छेदक रेखा कहलाता है। ठीक ना। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट नंबर 4 देखिएगा। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है, पहले आपने क्या देखा कि जो छेद करेगा रेखा वही क्या होगा, छेदक रेखा। अब देखिए स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु पर ही टच करता है। जो रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु को चूमता हो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। जो रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु को चूमता हो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, जो रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु को चूम ले उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए, ये ए बी स्पर्श रेखा है जो बिंदु एम पर वृत्त को स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, चूम रहा है। ठीक है, जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर चूमेगा या छुएगा या टच करेगा उसी को क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। तो ए बी कैसी रेखा है, ए बी एक स्पर्श रेखा है। कैसा रेखा है, स्पर्श रेखा है। एक चीज यहां से आप ध्यान रखिएगा कि एक वृत्त पर अनेकों स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। एक वृत्त पर अनेकों स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, उसके बाद किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। हम क्या बोले कि एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, लेकिन किसी एक बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। इस चीज को समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये छोटा छोटा टर्म है, इसीलिए सभी को पहले बताना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण चीज है। इस चीज को जब हम बता देंगे तब आगे का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अभी तक कितना पॉइंट हो चुका है, 4 वो पॉइंट हो चुका है ना। अब हम लोग 5वां पॉइंट को देखने वाले। 5वां पॉइंट देखिए हमारा क्या है, वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जाती है और किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, समान होता है। देखिए 5वां पॉइंट में जो है
एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा हम कैसे खींच सकते हैं? एक नीचे से खींच दिए, एक इधर से खींच दिए, एक इधर से खींच दिए, एक इधर से खींच दिए, और जिधर जिधर से आपका मन करेगा उधर उधर से खींचते जाइए, यानी अनंत स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। ठीक है, केवल एक बिंदु पर टच कराते हुए अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नेक्स्ट, कितना स्पर्श रेखा? अनेक स्पर्श रेखा, अनेक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। कितना स्पर्श रेखा? अनेक स्पर्श रेखा। ठीक है, अब देखिए किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा? 2 स्पर्श रेखा, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ये वीवीआई कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 जो है वह आपके लिए वीवीआई है। देखिए, एक वृत्त के किसी एक बाह्य बिंदु से, हम मान लिए ये बिंदु P बाहर में है, इस पर से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, 2 स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। देखिए 2 स्पर्श रेखा खींच दिए, मान लीजिए पहला ए है, दूसरा बी है, तो ये एपी और बीपी जो है दोनों का वैल्यू समान होगा। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचेंगे और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? समान होगा। इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 हमारा क्या है, ये देखिए, वृत्त की त्रिज्या उसके स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या उसके स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या उसके स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। देखिए, ये एक स्पर्श रेखा है, ये भी क्या है? स्पर्श रेखा है। अब केंद्र से परिधि की दूरी हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या होता है, तो यही जो त्रिज्या है यह स्पर्श रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी लंब होता है। वृत्त की त्रिज्या उसके स्पर्श रेखा पर क्या होता है? लंब होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि OM क्या है? वृत्त की त्रिज्या है जो लंब है। किस पर? जो लंब है AB रेखा। वह रेखा कैसा है? स्पर्श रेखा है। रेखा कैसा है? स्पर्श रेखा है। तो आप याद रखिएगा, वृत्त की त्रिज्या उसके स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मेंसुरेशन में सर्कल का क्वेश्चन बनाने में ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या का संबंध बहुत अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, अब 8 नंबर पॉइंट होगा ना। अब देखिए 8 नंबर पॉइंट क्या है। 8 नंबर जो पॉइंट है, वृत्त के केंद्र से आने वाली रेखा जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है और जीवा पर लंब होती है। फिर से सुनिएगा, वृत्त के केंद्र से आने वाली रेखा जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है और जीवा पर लंब होती है। समझिए क्या हम कह दिए ये 8 नंबर पॉइंट में। देखिए एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त के केंद्र से, इस वृत्त के केंद्र से यहां पर हमने एक जीवा ले लिया, ए भी एक जीवा है। वृत्त के केंद्र से आने वाली रेखा जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है और जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। देखिए वृत्त के केंद्र से जो रेखा आ रही थी वह जीवा पर लंब हो गई और जीवा को 2 समान भागों में बांट दिया, यानी इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से आने वाली रेखा OM जो है वह जीवा को 2 भागों में बांट दिया। कैसे? समान भागों में, यानी AM बराबर BM हो गया, AM बराबर BM हो गया। इसका अगला क्या? OM जो है वह AB पर परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है, AB पर लंब है। OM AB पर लंब है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट जो है भाषा में लिखा रहेगा या फिर कभी कभी क्या करता है, जीवा दे देगा, केंद्र से दूरी दे देगा और आपको त्रिज्या पूछेगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगाकर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो अभी केवल इतना याद रखना है कि वृत्त के केंद्र से आने वाली रेखा जीवा को 2 समान भागों में बांटती है और जीवा पर लंब होती है। क्या इतना समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नंबर 9।
पॉइंट नंबर 9 हमारा क्या है, यह ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये जीवा और स्पर्श रेखा की कहानी जब खत्म होती है तब अब हम लोग चलते हैं सर्कल पे। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला पर। बेसिक फॉर्मूला हम लास्ट में इसीलिए बताना चाहे कि स्टार्टिंग में बता देता है तो बोरिंग फील करता है। ठीक है, कहता है ये यो तो हो गया खत्म, सर्कल तो छोटा ही है ये है, लेकिन नहीं, सर्कल को जितना आसान समझता है उतना आसान है नहीं। ठीक ना। चलिए अब देखिए, वृत्त के एक चक्कर पूरा करने में जो पथ है वही उसकी परिधि कहलाता है। वृत्त के एक चक्कर पूरा करने में तय किया गया पथ परिधि कहलाता है। फिर से आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा। वृत्त के एक चक्कर पूरा करने में तय किया गया पथ दूरी कहलाता है या परिधि कहलाता है। वृत्त के एक चक्कर जो पूरा कर देगा वही इसका क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिधि। वृत्त के एक चक्कर पूरा करने में तय किया गया पथ परिधि कहलाता है। और वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अरे वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चलो यहाँ देखो, 2πr होता है। 2πr, या फिर इसी को हम पाई डी लिख सकते हैं, पाई इंटू डी। डी क्या है, व्यास है। डी क्या है, व्यास। तो याद रखिएगा, वृत्त की परिधि बराबर 2πr या पाई डी। 2πr या पाई डी। नेक्स्ट यहां से पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप पाई आर स्क्वायर तो जानते ही हैं, लेकिन एक और जान लीजिए फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर या 1/4 पाई डी स्क्वायर। 1/4 पाई डी स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल का। ठीक ना। चलिए आगे बढ़े, अगला कॉन्सेप्ट समझिए यहीं से। वृत्त के एक चक्कर पूरा करने में बना कोण कितने डिग्री का होता है, तो वृत्त का एक पूरा चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनता है। एक पूरा चक्कर जब पूरा कर देंगे तो टोटल कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। वृत्त के एक चक्कर पूरा करने में बना कोण 360 डिग्री का होता है। क्या होता है, वृत्त के एक चक्कर पूरा करने में बना कोण 360 डिग्री का होता है। आप लोग छाप लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग 10वां पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, वृत्त के किसी चाप या जीवा द्वारा उसके परिधि पर एक ही तरफ बना सभी कोण समान होता है। देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। वृत्त के किसी चाप या जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ जितना भी कोण बनाएंगे, देखिए ए बी एक चाप या जीवा ले लिए, ठीक है, ये चाप है। यहां से जब एक ही तरफ जितना भी कोण बनेगा वह सभी कोण क्या होगा, एक समान होगा। सभी कोण कितना डिग्री का होगा, समान होगा, चाहे जितना भी हो। देखिए इतना बना दिए ना, इस सभी का वैल्यू एक समान होगा। अगर इसे हम थीटा ले रहे हैं तो यह भी थीटा होगा, यह भी थीटा होगा और यह भी थीटा होगा। यानी वृत्त के किसी चाप या जीवा द्वारा, अगर हम इसे जीवा कह दे, दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा, जीवा। यानी ए बी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर एक ही तरफ बना जितना भी कोण है सभी एक समान होगा। अगर 10 डिग्री होता तो सभी 10-10 डिग्री होता, 20 डिग्री होता तो सभी 20-20 डिग्री होता, 30 डिग्री होता तो सभी 30-30 डिग्री होता। चलिए इसके अगला पॉइंट को अब हम लोग समझते हैं। 11 नंबर पॉइंट,
वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके परिधि पर बना कोण उसी तरफ केंद्र पर बने कोण का दुगुना होता है। वृत्त के किसी चाप या जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण उसी तरफ केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। उसी तरफ केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। चलिए अच्छा से देखिएगा, वृत्त के किसी चाप या जीवा द्वारा उसके परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। देखिए ए बी जीवा द्वारा परिधि पर मैंने ये एंगल बना दिया, ठीक है। उसी तरफ केंद्र पर भी मैंने एक कोण बनाया, ये केंद्र पर भी एक कोण बना दिया, ठीक है। तो ये कोण यदि 2 थीटा होगा तो परिधि पर वाला कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। फिर से समझिएगा भाषा, वृत्त के किसी चाप या जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा केंद्र पर बना कोण यदि मैंने 2 थीटा लिया तो परिधि पर बना कोण कितने डिग्री का है, थीटा है, ठीक है। अगर यहाँ पर 60 डिग्री होता तो ऊपर में 30 डिग्री, अगर यहाँ पर 90 तो ऊपर में 45, अगर यहाँ पर 70 तो यहाँ पर 35, 80 तो 40, ठीक ना, समझ गए। चलिए अब हमारा 12वां पॉइंट जो है, वृत्त के व्यास द्वारा उसके परिधि पर बना कोण समकोण होता है। VVI कॉन्सेप्ट, इसे आप ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। वृत्त के व्यास द्वारा, वृत्त के व्यास द्वारा, AB क्या है, वृत्त का व्यास है। अभी आप पढ़ रहे थे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, क्या पढ़े हैं ना। तो यहाँ देखिए, वृत्त के व्यास द्वारा उसके परिधि पर बना कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आपसे पूछे कि एक वृत्त पर बना सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। अर्धवृत्त में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। वृत्त के व्यास द्वारा उसके परिधि पर बना कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा स्पर्श रेखा से रिलेट करके कुछ और टर्म देखते हैं, ठीक है। इसे मिटाते हैं। ये अभी तक 12 गो पॉइंट हो चुका है सर्कल में। अब हम लोग 13वां पॉइंट पर चलते हैं। 13वां पॉइंट क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि जो रेखा वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करता है या स्पर्श करता है या छूता है तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं ना। अब देखिए, जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक प्रतिच्छेद करे, जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा। देखिए, दो वृत्त एक दूसरे को अंता प्रतिच्छेद किया है, अंदर से प्रतिच्छेद किया है, तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या केवल एक होगा। जो स्पर्श रेखा दोनों को एक साथ टच करता हो, जो स्पर्श रेखा दोनों को एक साथ एक ही बिंदु पर टच करता हो तो उसे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं। और इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, एक होगा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, एक होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर पॉइंट, दो वृत्त एक दूसरे को पूर्णतः प्रतिच्छेद करें, दो वृत्त एक दूसरे को पूर्णतः प्रतिच्छेद करे तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा। जो स्पर्श रेखा दोनों को एक साथ स्पर्श करेगा वही कहलाएगा ना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो देखिए यहां पर जब हम खींचेंगे तो ये देखिए एक ही स्पर्श रेखा दोनों को टच कर गया तो ये एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गया। यहां देखिए, यहां मैंने खींच दिया तो ये भी पहला का मान मैंने ले लिया ए बी, दूसरा ले लिया सी डी, तो ए बी और सी डी क्या हो गया, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गया। जो एक ही स्पर्श रेखा दोनों को टच कर दे तो वह उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होता है।
तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या इसमें कितना हो गया, 2 हो गया। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना, 2। यानी जब दूगो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 15 नंबर पॉइंट पर चलते हैं। 15 नंबर पॉइंट हमारा क्या बनता है, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे या बाह्य प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा। देखिए, दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श किया है या बाहर से प्रतिच्छेद किया है, तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा। तो देखिए, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ऊपर से बन रहा है, ठीक है, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नीचे से बन रहा है, एक दोनों के बीच में बन रहा है, बन रहा है ना। तो बताइए इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना हुआ, 3 गो। एक ऊपर एक नीचे एक बीच में, एक ऊपर एक नीचे एक बीच में, तो टोटल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या इसमें आ गया हमारा कितना, 3 आ गया। जब दूगो वृत्त एक दूसरे को बाह्य प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या जो है 3 होता है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3 होती है। चलिए अब हम लोग 16 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। 16 नंबर पॉइंट देखिए, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, अलग अलग रहे, जब दूगो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा। चलिए देखिएगा, एक नीचे से हो गया, दोनों को स्पर्श कर दिया तो उभयनिष्ठ, एक इधर से गया दोनों को स्पर्श कर दिया तो उभयनिष्ठ, एक देखिए इधर से हम तिरछा ले सकते हैं, तिरछा, एक ऊपर से नीचे की और इधर से नीचे तिरछा, ये भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गया। तो इसमें देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना हुआ, 4 हो गया। एक ऊपर एक नीचे और दूगो तिरछा में, ऐसे है ना, ऐसे, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे और दूगो कोना कोनी, तो टोटल स्पर्श रेखा की, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना हुआ, 4 हो गया। कितना हुआ, 4 हो गया। ठीक है, तो इसमें जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या हमारा आया वह कितना आया, 4 आया। इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना आया है, 4 आया है। पहला आपने क्या देखा कि अंतः स्पर्श करे तो 3 1 होगा, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2, जब एक दूसरे को बाहर से प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3, जब एक दूसरे के प्रतिच्छेद ना करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 4 होता है। ठीक ना, समझ लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सर्कल का थ्योरी हुआ समाप्त, ठीक ना। चलिए अब हम लोग जो चलते हैं उस चलते हैं किसमें, अब चलते हैं हम लोग सेमी सर्कल में, ठीक है, यानी अर्धवृत्त में। देखिए सेमी सर्कल में क्या है, सेमी सर्कल में आपको क्या याद रखना है, सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, वृत्त का आधा अर्धवृत्त होता है, वृत्त का आधा क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। वृत्त का आधा क्या होगा, अर्धवृत्त होगा। वृत्त का आधा अर्धवृत्त, ये न हुआ, वृत्त का आधा अर्धवृत्त, इसका भी एक केंद्र होता है, इसे एक, इसे भी मान ले, ठीक है। अब देखिए ये भी क्या कहलाएगा, ये त्रिज्या होता है। केंद्र से परिधि की दूरी क्या होता है, त्रिज्या होता है। जिस तरह से वृत्त में त्रिज्या था उसी तरह से अर्धवृत्त में भी त्रिज्या होगा। जिस तरह से वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती थी उसी तरह से अर्धवृत्त की भी सभी त्रिज्याएं समान होगी। जिस तरह से वृत्त में व्यास था उसी तरह से अर्धवृत्त में भी क्या होगा, ये व्यास कहलाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। आप जानते हैं कि व्यास बराबर 2 गुनी त्रिज्या होता है, यानी d बराबर 2r होता है और r बराबर d/2 होता है। ये अभी तुरंत हम लोग सर्कल में देखे थे, क्या देखे हैं कि नहीं देखे, देखे। चलिए इसे जब देख लिए, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको ध्यान रखना।
पहला, अर्धवृत्त की आपसे परिधि पूछे, क्या पूछे, परिधि। अर्धवृत्त की परिधि कितना होगा, तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। या फिर होता है, देखिए इसमें से r जब कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है, r इंटू पाई प्लस 2। या इसी को लिख दिया जाता है d/2 इंटू पाई प्लस 2। क्यों लिख दिया जाता है, क्योंकि r बराबर क्या होता है, d/2। तो इसमें से दोनों में से कौन फॉर्मूला रहेगा, आप बेहिचक लगा दीजिएगा। वृत्त की, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r, या r इंटू पाई प्लस 2, या d/2 इंटू पाई प्लस 2, d/2 इंटू पाई प्लस 2। इसे नीचे वाले को आप नए रूप में देख रहे होंगे, अभी तक आप नहीं देखे होंगे, चलिए कोई बात नहीं है, आज सीख लीजिए। देखिए अगला पॉइंट, अब हमारा 2 नंबर पॉइंट जो है वह यहाँ से इसका क्षेत्रफल पूछेगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का आधा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। या फिर एक और फॉर्मूला होता है 1/8 पाई डी स्क्वायर, 1/8 पाई डी स्क्वायर। तो याद रखिएगा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल भी दुगो फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर बाय 2 या 1/8 पाई डी स्क्वायर, 1/8 पाई डी स्क्वायर, ठीक ना। चलिए अब हम लोग इसके तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। इस दोनों पॉइंट को लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिए, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरा पॉइंट इसका देख लेते हैं, क्या है, अर्धवृत्त पर बना सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। क्यों होता है ये समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त के व्यास द्वारा उसके परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। उसी तरह से अर्धवृत्त पर भी उसके व्यास द्वारा बना सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, ए बी क्या है, व्यास है, तो ये मान लेते हैं डी, तो ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का। तो अर्धवृत्त में बड़ा सबसे बड़ा कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो चलिए वृत्त और अर्धवृत्त की कहानी हमारी समाप्त होती है, ठीक है। अब हम लोग जो है अगले क्लास में बहुभुज के बारे में पूर्ण कॉन्सेप्ट को देखेंगे। बहुभुज जब हमारा खत्म होगा तब हमारा 3D शुरू होगा, ठीक है। जैसे गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, छिन्न, प्रिज्म, पिरामिड, सभी को देखेंगे, ठीक है। चलिए समाप्त करें आज की कहानियों को। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत, चलिए ठीक।